इमेजिन कीजिए आप उठे एक दिन और बाहर गए मार्केट में सामान लेने और चावल के दाम हो रखे 500 रुपये किलो, दाल मिल रही है 350 रुपये किलो और कुछ अनोखे ही प्राइस आपको नजर आ रहे हैं। ये मैं कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, ये एक्चुअली में ऐसा होता है बाकी कंट्रीज में और इस टाइम हो रहा है श्रीलंका में। पहले टर्की में हो चुका है, ग्रीस में हो चुका है और भी कई जगह हो चुका है। इन्फ्लेशन ऐसी अनकंट्रोलेबल हो जाती है कि दाम जो है आसमान क्या पार हो जाते हैं, आसमान के भी। और ऐसा हमारी कंट्री में हमने अभी तक नहीं देखा है। और इसका क्या रीजन है और क्यों ऐसा होता है कुछ कंट्रीज में कि इस तरह से दाम बढ़ जाते हैं। इमेजिन कीजिए लोकल लोगों की कितनी बुरी हालत हो जाती होगी ऐसे माहौल में। इसी चीज को आज एनालाइज करेंगे, एक केस स्टडी करेंगे श्रीलंका की इकोनॉमी के ऊपर कि वहां पे आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, क्या अंडरलाइंग रीजंस हैं, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर एंड कमेंट। जय हिंद। तो जो श्रीलंका का अगर हम एग्जाम्पल लें तो जो श्रीलंका की इकोनॉमी है उसको हम फ्रंटियर इकोनॉमी बोलते हैं। बेसिकली मतलब ये है कि वो ना तो अंडर डेवलप्ड है और ना ही इतनी बड़ी है कि उसको इमर्जिंग इकोनॉमी हम कह सकते हैं। तो ऐसी फ्रंटियर इकोनॉमी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेक्टर होते हैं जिनके ऊपर उनकी जो इकोनॉमी डिपेंड करती है। तो श्रीलंका के केस में सबसे बड़ा जो फैक्टर था और जो हेल्प करता था इकोनॉमी में वो था टूरिज्म, और उसके अलावा टी, चाय और सम अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ चीजें थी जिनके ऊपर ये श्रीलंका डिपेंडेंट था अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा टूरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आप समझिए मतलब 10% ऑफ जीडीपी जो श्रीलंका की थी वो टूरिज्म सेक्टर पे डिपेंडेंट थी। और फिर क्या हुआ, कोविड हो गया। तो कोविड में सारा ट्रैवल बंद हो गया। आप इमेजिन कीजिए $455 मिलियन एक महीने में आते थे श्रीलंका के पास टूरिज्म से, वो घट के $3 मिलियन तक रह गया जुलाई के 2020 में। मतलब कोविड से इतना बड़ा हिट मिला इकोनॉमी को। और बाकी कंट्रीज जो बड़ी बड़ी जैसे इंडिया और बाकी कंट्रीज थी उन्होंने, क्योंकि उनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड है। जैसे इंडिया का अगर हम केस ले तो हम आईटी सर्विसेज बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ वो हमारा डॉलर में बहुत रेवेन्यू आता है। बाकी फिनिश्ड ऑयल, मिनरल, इस टाइप की प्रोडक्ट्स, हम इलेक्ट्रिकल गुड्स हम जो है फिनिश्ड एक्सपोर्ट करते हैं, केमिकल्स, फार्मा, तो हमारा काफी डाइवर्सिफाइड है। बट श्रीलंका के केस में ऐसा नहीं था, तो बहुत ही बड़ा हिट मिला उनकी इकोनॉमी को कोविड की वजह से। तो पहला रीजन हो गया कोविड, वो खैर सबके लिए था। बट दूसरा रीजन, वहां के कुछ महान लीडर्स और लोगों ने मिलके ये डिसाइड किया कि कल से हम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। मतलब केमिकल फर्टिलाइजर जो भी यूज होते हैं सब बैन कर दिए। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, टी एक एक्सपोर्ट उनका बहुत ज्यादा था। ये आप ये लगा सकते हैं हिसाब कि 10% ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है टी होती थी वहां से, और कम से कम 1.25 बिलियन की इनकम आती थी उनको टी से। अब उस पे हिट तो आना ही था, क्योंकि आप रातों रात अगर बदल देंगे कि फार्मिंग में आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर सकते, अचानक से 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ जाएंगे, तो हिट तो आएगा ही। आपकी प्रोडक्शन घट जाएगी, एकदम से वैल्यू चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये तो होना ही था। तो सेम चीज इस पे भी, आपके एक्सपोर्ट फिर नहीं होते इतने, उस हिसाब से डॉलर में आपकी इनकम नहीं हो पाती। तो क्या होता है, फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट होने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो आप इनकम आप डॉलर्स में कमाते हैं, जो ग्लोबल करेंसी ऑफ सॉर्ट्स है, वो आपके पास आनी बंद हो जाती है। और खर्चा लेकिन आपको डॉलर्स में करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी एज अ कंट्री बाहर खरीदने जाते हैं, ऑयल, फूड और अदर प्रोडक्ट्स, आपको डॉलर में खर्चा करना है। और लेकिन इनकम आपकी डॉलर में उतनी हो नहीं रही है, तो फिर अल्टीमेटली जो आपके फॉरेन रिजर्व जो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठे किए थे वो कम होने लगते हैं। और जब वो कम होने लगते हैं तो आप अपनी अदर ऑब्लिगेशंस, जैसे आपने अगर लोन लिया हुआ है एज ए कंट्री, जैसे बहुत ऐसी छोटी कंट्रीज बहुत ज्यादा लोन ले लेते हैं, चाइना से है, इंडिया से है और बाकी अदर कंट्रीज से भी है, तो वो लोन रिपे करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लोन रिपे जो करना है वो भी आपको डॉलर्स में करना है।
तो फिर जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है, जैसे हमारी ईएमआई ड्यू होती है, जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है तो वो देनी मुश्किल हो जाती है डॉलर्स में। इसके लिए मदद के लिए बाकी कंट्रीज भी आई हैं श्रीलंका के लिए। इंडिया ने भी काफी मदद जो है उनको ऑफर करी है और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है, $400 मिलियन का क्रेडिट स्वैप, जो करेंसी स्वैप करा है। बेसिकली वो आपको जो करेंसी अपनी डॉलर्स में आपको लोन देंगे और उनकी जो श्रीलंकन रुपीज है उसके बदले में वो हमें वो देंगे। तो इस टाइप की चीजें इंडिया ने करी है, बांग्लादेश ने हेल्प करी है, चाइना भी कर रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से उनकी इकोनॉमी अभी उभर नहीं पाई है। लेकिन क्योंकि कितनी आप मदद करेंगे, उनका जो लोन है वो 51 बिलियन की डेट है उनके ऊपर, और इसको रिवाइव करना, रिजॉल्व करना और उनकी इंस्टॉलमेंट्स पे करना बहुत मुश्किल है। भले कितनी ही मदद कर लेंगी बाकी कंट्रीज। श्रीलंका आखिर यहां पहुंच गई इस सिचुएशन में। अब आगे क्या किया जा सकता है? अब कंट्रीज हेल्प करने की कोशिश तो कर रही हैं, पर इतना मैसिव डेट है उनके ऊपर, इतना लोन है, वो चुकाना मुश्किल है। और फिर आगे रिवाइव करना इकोनॉमी को, वो लोगों को सपोर्ट करना, जो लोअर स्ट्राटा ऑफ पॉपुलेशन है वो तो बहुत ही मुश्किल में है। अगर टूरिस्ट का भी आना बंद हो गया है, ऊपर से एक दिक्कत ये भी है कि जो रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है वो उसकी वजह से भी उनके टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव होने में मुश्किल हो रही है। रीजन क्या है कि जो 25% ऑफ टूरिस्ट आए थे जनवरी फरवरी में अभी 2022 में, वो 25% ऑफ दोज टूरिस्ट वर फ्रॉम रशिया यूक्रेन रीजन से। अब वो आना भी बंद हो गए हैं, तो रिवाइव होने की बहुत ही मुश्किलें हो रही हैं श्रीलंका को। उनके कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया है, प्रेसिडेंट अभी बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, पर लोग उनके खिलाफ बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है फिर भी उतर के जमीन पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, क्योंकि परेशान है। आखिर जाए कहाँ? इतना महंगा हो गया है सब कुछ, आम जिंदगी, दूध, खाने की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और मतलब गाड़ियां चलनी बंद हो गई हैं, लोग वापस अपना घोड़ा गाड़ी है, बुलक कार्ट और इनके ऊपर आ गए हैं। बहुत ही बुरा हाल है। अब इससे उभरने के लिए अगर जो बाकी कंट्रीज के केस में, जैसे ग्रीस के केस में हुआ था, आईएमएफ बेल आउट करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, सॉर्ट ऑफ एक वर्ल्ड का बैंक टाइप आप समझ सकते हैं, वो बेल आउट करता है ऐसी कंट्रीज को। पर वो ऐसे नहीं करता है कि आपने कर दी गलती और आप उसको आके हम बस आपसे लोन ले सकते हैं और आप आगे उसको ठीक कर देंगे। ऐसा नहीं होता। आईएमएफ अपनी कंडीशंस रखता है। जो हमारे इंडिया के केस में भी जब 92 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, उस टाइप की चीज हमारे केस में भी हुई थी, और यहां पे भी वो चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली कंडीशन आईएमएफ की रहती है कि आप अपनी स्पेंडिंग एज अ गवर्नमेंट कम कीजिए। जो आप ये सोशलिस्ट वेलफेयर स्कीम्स चलाते हैं, जो फ्री में आप इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को सामान दे देते हैं, उनका खर्चा कहाँ से आता है? आप टैक्स पेयर्स की मनी और जो आपके एक्सपोर्ट रेवेन्यू है उनसे आप यूटिलाइज करके उस पर खर्चा करते हैं, और उनका रिटर्न तो आता नहीं है। तो उनको आप बंद कीजिए। जो लॉस मेकिंग पब्लिक इंटरप्राइजेज होती हैं, जैसे हमारे केस में जैसे पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, जैसे एयर इंडिया का भी हमने प्राइवेटाइजेशन किया है, सेम वहां पे भी जो पब्लिक इंटरप्राइजेज जो बहुत ही ज्यादा लॉस मेकिंग है उनको प्राइवेटाइज करें। और भी ज्यादा सेंट्रल बैंक जो वहां का है उसको पावर्स दी जाए कि वो अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल में रख सके, फॉरेन रिजर्व्स पे अपना कंट्रोल अच्छी तरह निभा सके। ये नहीं हो कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और जो करप्शन वहां पे है, ऐसा इकोनॉमीज में जो हमारी इमर्जिंग और इस टाइप की छोटी इकोनॉमी, करप्शन बहुत ज्यादा होता है। तो वहां से जो दिक्कतें आती हैं, सेंट्रल बैंक अपनी पावर्स को इनेक्ट नहीं कर पाता ढंग से, वो सारी कंडीशंस अगर आईएमएफ देखता है फुलफिल हो रही हैं, तो वो उन ऐसी कंट्रीज की मदद करता है। अब इससे हमें सीखने को क्या मिलता है कि हमारे कंट्री में भले ही ऐसी कंडीशन अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आते ऐसी कंडीशन ज्यादा देर नहीं लगती। इंडिया के केस में सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डाइवर्सिफाइड हैं। हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स और बाकी चीजों में इलेक्ट्रिसिटी की यूज होगी और ऑयल पे डिपेंडेंस हमारा कम होगा, तो हमारा इंपोर्ट बिल भी बहुत कम हो जाएगा इन फ्यूचर। तो ये चीज हमारे फेवर में काम करती है। जो चीज हमारे फेवर में काम नहीं करती है वो अगेन सेम प्रॉब्लम्स, सोशलिस्ट वेलफेयर स्कीम्स जो चलती रहती हैं कि आप
इलेक्शन जीतने के लिए ये बांट दो वो बांट दो, लोग इनको इतना सपोर्ट करते हैं कि अरे हमें इतना पैसा मिल जाएगा या इतनी स्कीम मिल जाएगी, लेकिन वो ये नहीं सोचते लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ये सारी चीजें हमारे खिलाफ वर्क कर सकती है, तो इस चीज के लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा। ये अच्छी बात है, हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी काफी स्टेबल कंडीशन में है, मोर देन 500 बिलियन के हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं। आरबीआई हमारी पावर्स इनेक्ट जो करता है वो सही अच्छा चेक रखता है, अभी तक तो सही चलता है सब। जितने ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस फाइनेंस की फील्ड में एक कंट्री की इकोनॉमी में कम होता जाता है, उतना अच्छा एक कंट्री के लिए रहता है, और यही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बेस है। आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को प्रमोट करें, और जो सेक्टर्स प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स फेल हो रही हैं, बीएसएनएल टाइप ये जो कंपनियां हैं जो बिल्कुल भी लायक नहीं है इस टाइम पे सर्विस देने के लिए, आप खुद इमेजिन कीजिए आप कौन सी सर्विस ले रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के, एयरटेल जियो वगैरह के, या एक बीएसएनएल की, तो उनको अब तक हम क्यों चला रहे हैं? इन चीजों को बंद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना हमारी इकोनॉमी को भी ऐसे श्रीलंका टाइप शॉक मिल सकता है। तो अगर आप इससे सहमत हैं और अगर आपके कोई और व्यूज हैं तो जरूर कमेंट में बताएं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। जय हिंद।